हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ साथ अपनी तैयारी करते रहें, वीडियो से भी हेल्प लेते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और दिवाली बाद मैं प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यानी कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला है ये ऑप्शन, प्रत्येक संसद दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है। दूसरा है शून्यकाल, जिसे जीरो आवर बोलते हैं, संसदीय प्रथा के क्षेत्र में प्रारूपिक भारतीय नव प्रवर्तन है। तीसरी बात है, नव लोक प्रशासन अद्वितीय रूप से अमेरिका परिघटना है, अमेरिकन परिघटना है। ठीक है, अमेरिकन होगा यहाँ पे। और डी है, प्रशासनिक क्रियाओं पर न्यायिक नियंत्रण नैसर्गिक नियम से निकला है। राइट ऑप्शन जो डी है वो क्या है, असत्य है, सही नहीं है। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन, इस आधार पर नव लोक प्रशासन का विकास अमेरिकी परिघटना माना जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है। दूसरी बात है, शून्यकाल प्रथा का प्रारंभ भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है। ठीक है, जो शून्यकाल है वो भारतीय, ठीक है, संसदीय प्रक्रिया जो है उसका वो है देन। ठीक है, और शून्यकाल जो है ये जिसे कि जीरो जीरो आवर कहा जाता है, और सदन में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखें, कभी कभी ये भी पूछा है कि 12 या 1 बजे से कब टाइम वो पूछा है, तो 12 बजे से 1 बजे तक ये होता है जीरो आवर। ठीक है, और प्रश्नकाल के 1 घंटे, प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा होता है वो शून्यकाल होता है। और शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न की सूचना देने से पहले सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं होती, यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें तत्काल, ठीक है, तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जीरो आवर में। और यह वह समय होता है जब सभा में सदस्यों की ओर से तत्काल सार्वजनिक जो मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम जीरो आवर की बात कर रहे हैं। और लेकिन इसमें कुछ शर्त और नियम भी होते हैं, हालांकि ऐसा है। और शून्यकाल में किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए सुबह 10 बजे से पहले सभा के अध्यक्ष को उसे संबंध में नोटिस देना होता है, और नोटिस में उस मुद्दे का जिक्र होना जरूरी है जिसे सदस्य सभा में उठाना चाहते हैं। ठीक है, और एक दिन में शून्यकाल के दौरान 20 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इसकी शुरुआत 1962 में लाया गया था। ठीक है, और नागरिकों, मीडिया, सभा के सदस्यों और पीठासन से इसे जो है पूर्ण समर्थन मिला था। ठीक है, जिसका शून्यकाल जो है, लेकिन उसका जिक्र देखिए संविधान में नहीं है, कभी ये पूछ ले तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो ये प्रश्नकाल है, प्रश्न काल जो होता है प्रश्नों के लिए आरक्षित होता है पहला घंटा, तो ये भी सही है। ठीक है, सिर्फ इसमें ये सही नहीं है। तो प्रश्न काल में देखिए 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं तारांकित प्रश्न। ठीक है, तारांकित प्रश्न। ठीक है, इंग्लिश में इसे स्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसे स्टार्ड, ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं। और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, इसे मैं जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर तीसरा होता है जिसे अल्प सूचना प्रश्न, यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहते हैं इसे। ठीक है, जो तीसरा होता है उसे शॉर्ट नोटिस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो तारांकित होता है, जो तारांकित जिसे स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं, सदन में किसी समय
की ओर से पूछे गए वैसे सवाल जिसका मौखिक उत्तर, ठीक है, जिसका कि मौखिक उत्तर जो होता है वो मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है, और वह तारांकित प्रश्न होता है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक दिन में 20 से ज्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और वहीं एक सदस्य जो होता है अधिकतम 5 सवाल कर सकता है, एक सदस्य जो होता है वो 5 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमेशा सरकारी सदस्य यानी मंत्री परिषद में शामिल सदस्य से पूछे जाते हैं। दूसरा जो अतारांकित होता है यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन, देखिए जिसका सदन में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, इसमें अंतर है कि इसका मौखिक उत्तर माना जाता है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछेगा ABCDE बना देगा तो आपको इस तरीके से जो है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। तारांकित प्रश्न मैंने बताया, अब अतारांकित प्रश्न बताती हूँ जो कि अनस्टार्ड क्वेश्चन है। तारांकित प्रश्न जो है उसमें जो सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका मौखिक उत्तर चाहिए। लेकिन जब अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और ना ही उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और वह अतारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, ठीक है। वो तो मौखिक हो गया, अनस्टार्ड जो है स्टार्ट जो है, और जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं वो लिखित होते हैं, ठीक है, वो लिखित रूप से दिया जाता है। और लिखित उत्तर के लिए 230 प्रश्न ही पूछे जाते हैं एक दिन में। कितने? 230 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के गैर सरकारी सदस्य मंत्री परिषद में शामिल सदस्य पूछते हैं, ठीक है। गैर इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, गैर सरकारी सदस्य होते हैं और मंत्री परिषद में शामिल सदस्य एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है अल्प सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सभा के सदस्यों को कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना सभा के महासचिव को दी जाती है। और अल्प जो है प्रश्न समय की उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और इसमें राइट ऑप्शन है डी जो कि नहीं, असत्य असत्य है और बाकी सब सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है? केसी हियर इंग्लैंड का संविधान, रॉबर्ट मिशेल अल्पतंत्र का कठोर संविधान कानून, जी सार्टोरी उदार तथा उग्र बहुदलीय प्रणाली, बेजहौट दलीय राजनीति, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सही है पूछा है, ठीक है, यानी इसमें से सिर्फ एक सही है, कौन सा है? बी, रॉबर्ट मिशेल अल्पतंत्र का कठोर कानून, ए सही है, ठीक है, बाकी सारे सही नहीं है, ठीक है। अल्पतंत्र का कठोर कानून जो है वो रॉबर्ट मिशेल का कथन है। नेक्स्ट है प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट वापसेटेड, रॉबर्ट डहेल, हेराल्ड लासवेल, लिपसेट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, हेराल्ड लासवेल, ठीक है। तो हेराल्ड लासवेल के अनुसार प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध जिसमें अन्य कर्ता एक कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों को पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों को पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सुरक्षा करना, सामाजिक संविदा सिद्धांत की सुरक्षा करना, या एक दल के शासन की सुरक्षा करना। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है उसमें सिद्धांत के पक्ष में यह तर्क दिया है उसने कि जब एक ही अंग या व्यक्ति के हाथ में, यानी जब एक ही अंग या व्यक्ति के हाथ में, ठीक है, व्यक्ति के हाथ में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका शक्तियां दी जाती हैं, ठीक है। जब एक ही अंग या व्यक्ति के हाथ में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका शक्तियां दी जाती हैं
तब किसी प्रकार की स्वतंत्रता या स्वाधीनता शेष नहीं रह जाती। ये कहा था किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। तो मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों को जो शक्तियों का पृथक्करण है उसके सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा करना। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यूएसए दोहरी नागरिकता, भारत विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि, ऑस्ट्रेलिया सरकार का एक एकात्मक रूप, स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। युग्म सही नहीं है तो कौन सा नहीं? ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक रूप। ठीक है। यूएसए दोहरी नागरिकता, भारत विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि, स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका, ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक नहीं संघात्मक रूप। ठीक है, ये सही नहीं। नेक्स्ट है, सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति निम्न में से हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा यूरोप में। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति यूरोप में हुई और ऐतिहासिक दृष्टि से नागरिक समाज की अवधारणा का वास्तविक अर्थ दो बार, ठीक है, दो बार अपने मूल शास्त्रीय रूप में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, और पहला परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। दूसरा जो हुआ वो यूरोप में साम्यवाद के पतन के दौरान हुआ। ठीक है, पहला फ्रांसीसी जो क्रांति हुई उसके बाद, और दूसरा इसके पतन के दौरान। ठीक है, उसी टाइम हुआ। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया? ठीक है, मार्शल मैक्लुहान, थॉमस पोगे, आर्टुरो एस्कोबार, आशीष नंदी। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल मैक्लुहान। मार्शल मैक्लुहान के अनुसार वैश्वीकरण में पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया। मार्शल मैक्लुहान एक कनाडाई प्रोफेसर, कनाडा के थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, और दार्शनिक भी थे। ठीक है, और बौद्धिक भी थे। ठीक है, तो उनका काम मीडिया के अध्ययन के मुख्य स्तंभों में से एक के रूप में देखा जाता है और साथ ही साथ विज्ञापन और टेलीविजन उद्योगों में व्यवहारिक तरीके से भी उपयोग में आता है। इन्हें ग्लोबल विलेज, ठीक है, ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको? मार्शल मैक्लुहान को ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव के जनक के रूप में जाना जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं? गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिचेल्स या चार्ल्स बिट्स। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स बिट्स। ठीक है, चार्ल्स बिट अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सिद्धांतकार अभिजात वर्ग से संबंधित हैं। और अभिजात वर्ग के सिद्धांतकारों का मानना है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, पहला अल्पसंख्यक या शासक वर्ग, या यूं दूसरा जो है वो बहुसंख्यक या शासित वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग के सिद्धांतकारों को मानना है कि जो प्रत्येक समाज है उसमें दो वर्ग पाए जाते हैं। पहला जो वर्ग है वो अल्पसंख्यक, ठीक है, जिनकी कम संख्या है, अल्पसंख्यक कहा जाता है उन्हें। अल्पसंख्यक या शासक वर्ग, यानी वो अल्पसंख्यक है लेकिन वो क्या है? शासक वर्ग है, वो शासन करता है। दूसरा क्या है? बहुसंख्यक, जिनकी संख्या अधिक है लेकिन वो क्या है? वो शासित वर्ग है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग ही क्या करता है? समझ शक्तियों का स्रोत होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, त्रुटि युक्त युग्म का पता लगाइए। जिन ब्लैंडल, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड एप्टर, द पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सी है F.W. रिंग्स, द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। डी है एलन बार,
आरवाल, मॉडर्न पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गलत है जो। देखिए मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस के लेखक कौन है इसके, जीन ब्रांडल ना होके रॉबर्ट डहल हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट डहल हैं इस पुस्तक के लेखक, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ, 1963। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से हैं? विल्फ्रेडो पैरेटो, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, विल्फ्रेडो पैरेटो और गिटानो मोस्का, ये दोनों लोग यहाँ से हैं, इटली से हैं। ठीक है, ठीक है, और पैरेटो की जो पुस्तक थी वो महत्वपूर्ण पुस्तक थी, द माइंड एंड सोसाइटी। द माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, 1916। ठीक है, और ठीक है इनकी पुस्तक थी, और मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1906 इनकी, विल्फ्रेडो जो है पैरेटो और गिटानो मोस्का, तो पैरेटो की पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी 1916। दूसरी है मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उन्नीस सौ छह। ठीक है, और एक और पुस्तक है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है लेखक, सूची सेकंड है अवधारणा। डायसी अप्रत्याशित हित समूह, हंटिंगटन न्यायिक समीक्षा, आलमंड राजनीतिक क्षय। ठीक है, मैब्री बनाम मेडिसिन, विधि का शासन, यूजीसी नेट में पूछा गया है 2018 में ये क्वेश्चन। ठीक है, और जो उससे पहले वाला क्वेश्चन था अभी हमने गिटानो मोस्का और इनकी, ये पढ़ाया क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखे डायसी विधि का शासन, हंटिंगटन राजनीतिक क्षय, आलमंड अप्रत्याशित हित समूह, मैब्री बनाम मेडिसिन न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 1 है, डी का 2 है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। डेविड ईस्टन लेखक और पद हैं, लुशियन पाई, सैमुअल पी हंटिंगटन, सेवर मार्टिन लिपसेट, विकास सिंड्रोम, पद पॉलिटिकल मैन, ब्लैक बॉक्स, लोकतंत्रीकरण की लहर। ठीक है, इसमें हम मिलान करेंगे डेविड ईस्टन ब्लैक बॉक्स, लुशियन पाई विकास सिंड्रोम, सैमुअल पी हंटिंगटन लोकतंत्रीकरण की लहर, सीमोर मार्टिन लिपसेट पॉलिटिकल मैन। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मिलान करने पे, ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का
2 है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी सुमेल करना है। अनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीकों और मूल्य की व्यवस्था, राजनीतिक समाजीकरण, जनसभाओं में सम्मिलित होना, राजनीतिक संस्कृति, टीवी रेडियो समाचार पत्र, राजनीतिक संचार, विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों का उपयोग, राजनीतिक सहभागिता। मिलान करेंगे, क्या हो जाएगा? अनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्ति, प्रतीकों, मूल्यों की व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, जनसभाओं में सम्मिलित होना, राजनीतिक सहभागिता, टीवी समाचार पत्र आदि, ये हो जाएगा राजनीतिक समाजीकरण, और ये हो जाएगा विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों को पर राजनीतिक संचार। ठीक है, इस तरीके से ये 4 होगा ये यहाँ से सम्मिलित। ठीक है, यहाँ मिलान कर देती हूँ मैं अच्छे से, और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए का क्या है 2 है, बी का क्या है 4 है, ठीक है, सी का 1 है और डी का 3 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से द रूलिंग क्लास के लेखक कौन है? पैरेटो, गेटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शुम्पीटर। तो पहले भी शायद ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। राइट ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, गेटानो मोस्का। तो द रूलिंग क्लास के लेखक गिटानो मोस्का हैं, और गिटानो मोस्का अभिजन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। अभिजन सिद्धांत के ये प्रमुख समर्थक हैं, और इन्होंने ही प्रथम बार अभिजन तथा जन समूह, अभिजन तथा जन समूह, लोगों का समूह जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और इसका अभिप्राय सभी प्रकार के समाजों में 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक जो शासन करते हैं, दूसरे जो शासित होते हैं। 15 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सेकंड। उपागम का नाम है, उपागम की विशेषता है। उपागम का नाम संरचनात्मक प्रकारवाद, औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन, संस्थावाद अनौपचारिक नियमों का अध्ययन जो संस्था को चलाते हैं। तीसरा है राजनीतिक संघ, व्यापक अर्थों में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। डी है नव संस्थावाद, जनता की मूलभूत अभिवृत्तियों का अध्ययन। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3rd हो जाएगा, बी का 1st हो जाएगा, सी का, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है बनाने में, मैंने बी में भी 1st लिखा है, सी में भी 1st लिखा है। ठीक है, तो सी का 4th होगा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 4th है। ठीक है, सी का 4th यानी जनता की मूलभूत अभिवृत्तियों का अध्ययन, तो सी का है 4th। ठीक है, ए का 3rd है, बी का 1st है, सी का 4th है और डी का 2nd है। ठीक है, डी का क्या है 2nd। तो राइट ऑप्शन हो जैसे संरचनात्मक प्रकारवाद जो है व्यापकतम अर्थों में राजनीतिक, ठीक है 3rd है, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। संस्थावाद जो है वो औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति जो है जनता की मूलभूत अभिवृत्तियों का अध्ययन है ये। और नव संस्थावाद जो है उसमें अनौपचारिक नियमों का अध्ययन जो संस्था को चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सुमेलित कीजिए सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट और सेकंड, तो सूची फर्स्ट है तथ्य, कथनों या घटनाओं के बारे में पूर्व कथन, सिद्धांत, तथ्यों को प्राप्त करने के व्यवस्थित तरीके, प्राकल्पना, तथ्यों के संबंधों के बारे में कथन, पद्धति, सामान्यीकरण या सामान्यीकरण समुच्चय, और परिणाम सूचना के अलग अलग अंश। और मिलान करेंगे हम, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, सूचना के अलग अलग अंश। ठीक है, तथ्य कहलाते हैं ये, जो सूचना के अलग अलग अंश है वो तथ्य कहलाते हैं। सामान्यीकरण या सामान्यीकरण समुच्चय को सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और कथनों या घटनाओं के बारे में पूर्व कथन प्राकलन कहलाता है, प्राकल्पना कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा ए। पद्धति क्या होती है? ठीक है, तथ्यों को प्राप्त करने के व्यवस्थित तरीके जो होते हैं उन्हें पद्धति कहा जाता है। परिणाम क्या होते हैं? तथ्यों के बारे में, तथ्यों के संबंधों के बारे में कथन जो होते हैं वो तथ्यों के संबंधों के बारे में कथन, ये होते हैं परिणाम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मैक्स वेबर, अधिकारी की तानाशाही, जेम्स बर्नहम, समरूपता की सिद्धांत, रॉबर्ट मिचेल्स, अभिजन का परिसंचरण, ट्रांसवर्स की अस्थायी क्रांति। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट मिचेल्स, अभिजन का परिसंचरण। ठीक है, तो अभिजन का परिसंचरण की अर्थ किसकी है? पैरेटो की। ठीक है, विल्फ्रेडो पैरेटो। और जबकि रॉबर्ट मिशेल ने गुट तंत्र के लौ नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने गुट तंत्र, ठीक है, गुट है ये, तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया है। ठीक है, और पैरेटो का मानना है कि इतिहास कुलीनों का कब्रिस्तान है, पैरेटो कहते हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड सुमेल करना है। विल्फ्रेडो पैरेटो, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल, मैक्स वीबर। विल्फ्रेडो पैरेटो शासकीय और गैर शासकीय अभिजन, गिटानो मोस्का संगठन की क्षमता, रॉबर्ट मिचेल्स अल्पतंत्र का लौ नियम। ठीक है, मैक्स वेबर राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है और डी का फोर्थ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या तथ्य सही नहीं है? वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। और आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्लेटो की शिक्षा के योजना के विषय में निम्न क्या तथ्य सही नहीं है पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने जिन बातों पर विशेष बल दिया था, राज्य के समस्त नागरिकों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है, और संरक्षक वर्ग के लिए एक विशेष जीवन पद्धति जिसमें संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित होगा। संरक्षक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक दोनों आएंगे। संरक्षक जो वर्ग होगा उसमें कौन आएंगे? हमने पहले लेक्चर वीडियो भी पढ़ा है, तो जरूर एक बार लेक्चर वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, दार्शनिक और सैनिक दोनों इसमें आते हैं, दार्शनिक भी और सैनिक वर्ग भी। ठीक है, और शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जब नागरिकों को अर्थात सब बालक बालिकाओं को एक जैसे अवसर दिए जाएंगे, तो शिक्षा प्रणाली आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी और नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए भी थी। तो वह पूर्ण से निजी हाथों में थी, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? ठीक है, सार्वजनिक नेताओं का सैद्धांतिक चरित्र, जब अमीर और निर्धन वर्ग के बीच असमानता बढ़ जाती है, जब शासक पर आम जनता से दुर्व्यवहार करता है, और डी है जब शासक शासन आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटतम में प्रस्तुत करता है। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और यही से हमारे पॉलिटिकल थिंकर के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे आपको वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं और आसान भी होते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं। तो ये वाला आप यूनिट मजबूत कर लीजिए अपना अच्छी तरीके से। ठीक है, और यहाँ से अब यही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, कुछ वीडियो अब इसी तरीके क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, अरस्तु की दृष्टि में क्रांति और राजनीति का स्थिरता एक ही भाव को व्यक्त करती है, और वह क्रांति से दो अर्थ प्रस्तुत करते हैं, राज्य के संविधान में परिवर्तन, जैसे कि राजतंत्र, गुटतंत्र, ठीक है, और लोकतंत्र, निषंध इत्यादि में एक को हटाकर दूसरे की स्थापना। इसी तरह यदि कोई संविधान अपने सदस्य संयत रूप को छोड़कर उग्र रूप धारण कर लेता है, तो उसे भी अरस्तु क्रांति की संज्ञा देता है। ठीक है, यदि किसी संविधान के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर सत्ता एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती, तो उसे भी अरस्तु
क्रांति ही समझता है। और क्रांतियों के कारणों पर विचार करते हुए अरस्तु सबसे पहले इस बुनियादी तथ्य की ओर इशारा करता है, संकेत करता है कि वर्तमान स्थिति से असंतोष की भावना क्रांति को जन्म देगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, जो कि क्रांति का कारण नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। यानी जब अमीर और निर्धन वर्ग के बीच असमानता बढ़ जाती है, जब सार्वजनिकताओं का सैद्धांतिक चरित्र, जब शासक और आमजन दुर्व्यवहार करने लगता है। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी, तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।